पिछले कुछ दिनों से कोरोना की वजह से या फिर लॉकडाउन की वजह से कई लोग आर्थिक तंगी में हैं, तो टैक्स बचाने या फिर पैसे बचाने के कई सारे रास्ते ढूंढते रहते हैं। दूसरी तरफ सरकार ने भी टैक्स के नियमों में, टैक्स की तारीखों में कई सारे बदलाव किए हैं, तो लोगों में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। तो आज का हमारा ये खास शो मुख्य तौर पर इसी पर फोकस होगा और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना काल में कैसे आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं और सरकार के नए नियमों की क्या बारीकियां हैं जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। और इसमें हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, और मैं तो आपके पास हर हफ्ते आता हूं, मैं लक्ष्मण रॉय, और ये टैक्स गुरु शो में हर बार की तरह आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें दर्शकों को कि क्या इस शो में खास रहने वाला है। टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बढ़ी आखिरी तारीख, लेकिन टैक्स जमा करने में बिल्कुल ना करें देरी, वरना चुकाना पड़ सकता है भारी भरकम ब्याज। साथ ही प्रॉपर्टी बेचने और ट्रांसफर के दौरान अगर आपका खर्च हुआ है तो उस पर कैसे कर सकते हैं क्लेम। इतना ही नहीं, अगर आपने गलती से ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो कैसे इसको कर सकते हैं क्लेम। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा जो मुकेश पटेल साहब हम लोगों को समझाएंगे वो है कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते सरकार ने एक बार फिर रिटर्न फाइलिंग की तारीख आगे बढ़ा दी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रिटर्न फाइलिंग की तारीख आगे बढ़ी है, टैक्स चुकाने की तारीख आगे नहीं बढ़ी है। मुकेश जी, मैं क्या सही कह रहा हूं? और अगर सही है तो इसमें टैक्स पेयर्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये तारीख की जो बात आपने की उससे मुझे वो फिल्मी डायलॉग तारीख पे तारीख याद आ गया। क्योंकि पिछले 15 महीने से हम ये तारीखों के एक्सटेंशन के साम्राज्य में ही मान लीजिए जीते रहे हैं। पर आपने बिल्कुल सही बताया कि जो एक्सटेंशन हुआ है वो एक्सटेंशन हुआ है आपको रिटर्न भरने की जो सुविधा हो उसके लिए, जो प्रोसीजरल आपकी चैलेंज है उसके फायदे के लिए आपको ये लाभ मिला है। लेकिन हरेक हमारे टैक्स गुरु के दर्शक को हम ये एपिसोड से ये सलाह देंगे कि अगर 31 जुलाई आपकी डेट है, भले वो 30 सितंबर तक एक्सटेंशन की गई है, पर 31 जुलाई के पहले आपका स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आप खुद बना लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर पे कितना टैक्स भरना है। अगर आपके भरने लायक जो रकम है, क्योंकि जो फाइनल टैक्स पेबल होता है उसमें आपने सालाना जो एडवांस टैक्स और टीडीएस वित्तीय वर्ष में भरा है 20-21 में, उसकी क्रेडिट लेने के बाद ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिटरमिन होता है। और ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर 1 लाख रुपए के अंदर के दायरे में है तो आपको ब्याज नहीं लगेगा, पर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप ये टैक्स भरें। क्योंकि मान लीजिए कि आपका 2.5 लाख का टैक्स है तो 2 महीने का 2%, माना आप जब सितंबर में रिटर्न भरने जाएंगे तो 5,000 रुपया आपको और जुड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको, यू कैन नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट। और सीनियर सिटीजन के लिए एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है कि सीनियर सिटीजन को आप जानते हैं कि एडवांस टैक्स भरने का, अगर उनकी कोई धंधा या व्यवसाय की आय ना हो तो उनकी जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए उनके केस में भी ये कहा गया है कि अगर ये जो नियत तारीख माना 31 जुलाई के पहले जो टैक्स भरते हैं 1 लाख से ज्यादा है तो उसको एडवांस टैक्स के तौर पे इक्वेट करके उनको भी वो क्रेडिट मिलेगी। अन्यथा 1 लाख से अगर ज्यादा उनका टैक्स हुआ तो उनको ब्याज भरना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे एपिसोड बिल्कुल, से 1 लाख रुपए की सीमा का आप खास ख्याल रखिए। और 1 लाख रुपए की सीमा जो मुकेश पटेल साहब बता रहे हैं उसको अगर आप भूल जाते हैं तो आपको चुकाना पड़ सकता है भारी भरकम ब्याज। लेकिन मुकेश जी, एक चीज दर्शकों को बता भी दीजिए, हालांकि सरकार ने ऐलान तो पहले कर दिया था कि ये जो सरकार ने टैक्स में जो अलग अलग तारीखों के मोर्चे पर जो छूट दी है उसमें इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं जो जानना चाहिए अलग मोर्चे पे? ये रिटर्न भरने के उपरांत जो खास तौर से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स जिनका वो नियत टर्नओवर से ज्यादा होता है उनका टर्नओवर, तो उनके लिए जो है उनको भी 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। जो
सैलरी अर्नर्स और नॉन ऑडिट केसेस हैं उनको 2 महीने का एक्सटेंशन है, और जो अक्टूबर वाले केसेस हम भरने के थे उसमें 1 महीना ज्यादा माना नवंबर एंड तक है। तो ये तो जैसे डेट्स हुई, पर ये सब केसेस में आपको ये इंटरेस्ट का 234A का नियम बहुत ख्याल में रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी लक्ष्मण जी बहुत सारे जैसे देवर कॉट अनअवेयर और उनको धक्का लगा जब रिटर्न भरने का आया, उन्होंने आगे ख्याल नहीं रखा था। तो वही नियम इस बार आप न चूकें, वो बहुत आवश्यक है। ध्यान। चलिए मुकेश पटेल साहब, कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चूंकि आप अहमदाबाद में बैठे हैं तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना अहमदाबाद के दर्शक का ही सवाल लिया जाए। और हमारे पास पहले कॉलर हैं रोनाल सुतारिया जी, जो कि अहमदाबाद से। उम्मीद करूं उनका नाम का उच्चारण मैंने सही किया हो। रोनाल जी बताएं क्या सवाल है आपके। नमस्कार, मैं रोनाल सुतारिया अहमदाबाद से। मेरा सवाल श्री मुकेश भाई से ये है जी नमस्कार कि मैंने फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में जमीन का एक प्लॉट बेचा है जो मेरे पास करीबन 30 साल से था। मुझे यह जानकारी दी गई है कि 1 अप्रैल 2001 में जो प्लॉट की मार्केट वैल्यू थी वो इंडेक्सेशन के तौर पर लागू होगी। क्या मैं 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू, जो कि एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने ड्यूली सर्टिफाइड की है, उसको मान सकता हूं, जो कि सीबीडीटी से अप्रूव्ड है? श्री मुकेश भाई। रोनाल जी, आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं पर इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये कारण से जो आपका अंडरस्टैंडिंग है कि 1 अप्रैल 2001 की जो मार्केट वैल्यू है उसको आप ले सकते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए जब आप इंडेक्सेशन करेंगे तो मोटा मोटा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, और उसके आधार से आप कैपिटल गेन्स की गिनती करेंगे। पर फाइनेंशियल ईयर 2021 माना जिस साल में आपने ये सेल की है उसी साल से एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है, उसको आपको ख्याल रखना चाहिए। अब ये जो पहले रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट दैट वाज कंसिडर्ड एज फाइनल, और उसमें होता था क्या, आयकर विभाग का ये मानना था कि लोग कैपिटल गेन्स की अपनी लायबिलिटी घटाने के लिए वो वैल्यूएशन बहुत ऊंचा दिखाते थे और रजिस्टर्ड वैल्यूअर से अप्रूवल ले लेते थे, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर कई लोग ऐसे दे भी देते थे, और उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती थी, क्योंकि डिपार्टमेंट फिर उसमें अपने वैल्यूएशन सेल में रिफर करेगा वगैरह वगैरह। तो उन्होंने जो 2021 वित्तीय वर्ष से जो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लाया है वो ये है कि आपकी जो भी वैल्यू आप दिखा रहे हो वो 1 अप्रैल 2001 की, जिसको हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन या सर्कल रेट वैल्यूएशन या गुजरात में आप उसको जंत्री का वैल्यूएशन कहते हैं, उससे वो ज्यादा नहीं हो सकता है। माना मान लीजिए 1/4/2001 में पर स्क्वायर मीटर जंत्री की वैल्यू है 5,000, तो आप 5,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट लेंगे तो वो मान्य नहीं रखा जाएगा। सो द बेंचमार्क इज दिस, उसमें आप चूकिएगा नहीं तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स की लायबिलिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लक्ष्मण, बिल्कुल, तो इस तारीख को जरूर याद रखिएगा जो मुकेश पटेल साहब ने बताया है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं उड़ीसा के अंगुल से द्वारकानाथ मोदी साहब। द्वारकानाथ साहब बताएं क्या सवाल है आपके। नमस्कार लक्ष्मण जी और मुकेश जी साहब। नमस्कार। ऐसा है, मेरा एक एचयूएफ फाइल है, उसमें मैं, मेरी वाइफ, मेरा मैरिड डॉटर और सन अनमैरिड, हम लोग 4 हैं। तो इसमें एचयूएफ में जो मेरा इनकम है वो अकोमुलेटेड होकर बैंक में डिपॉजिट्स है। अभी लड़के का शादी के लिए अगर मैं लड़की देखता हूँ तो उसको कुछ गहने जो हम फैमिली की तरफ से देंगे उसको एचयूएफ फंड से मैं 10 लाख तक का परचेज करना चाहता हूँ। अगर उसको परचेज करके बहू को दिया जाए तो इसकी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहू को या एचयूएफ फाइल को क्या लायबिलिटी रहेगी? आपके लिए पहले तो खुशखबरी ये है कि
एक रुपये की भी टैक्स लायबिलिटी नहीं रहेगी। और आपको सबसे पहले तो ये बात की बधाई हो कि आपके घर में जो बहू आ रही है वो मेरे ख्याल से बहुत नसीबवान होगी कि उसको 10 लाख रुपए के ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स उनके ससुराल की ओर से मिल रहे हैं। तो मैं आपका इसका जो लॉजिक है वो समझाऊंगा। सबसे पहले तो जो देने वाला है एचयूएफ देने वाले के केस में कोई भी टैक्स लगता नहीं है। अब जो गिफ्ट, इसको आप गिफ्ट ही कह सकते हैं, गिफ्ट जो एक्सेप्ट करता है उसके हाथ में ये टैक्स की लायबिलिटी हो सकती है सेक्शन 56(2)(10) के तहत, पर उसमें देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। अब उसमें 2 एक्सेप्शंस आपके केस में लागू हो सकते हैं। एक एक्सेप्शन में थोड़ी कंट्रोवर्सी इस तरीके से हो सकती है कि एचयूएफ जब अपने रिलेटिव को देता है तो उस पर टैक्स नहीं, पर आप आमतौर से अगर डिपार्टमेंट कहता है कि ये आपने आपकी बहू को मैरिज के पहले दिया है तो रिलेटिव का वो आता नहीं है। मैरिज के बाद देते हैं तो सेक्शन 64 मेंबर को आपने गिफ्ट दिया, उसमें उसका कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। इसलिए आपका जो एक दूसरा एक्सेप्शन है कि जब आपने कोई भी शादी के टाइम पे, माना कि एट द टाइम ऑफ वेडिंग किसी को भी आपकी बहू को ये गिफ्ट मिलती है, केवल एचयूएफ से नहीं और भी आपके रिश्तेदार हो या कोई फैमिली फ्रेंड्स हो, उनसे जो भी गिफ्ट मिलेगी उस पर बहुरानी जी को कोई टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि ये उनके वेडिंग पर उनको गिफ्ट मिली हुई है। सो देयर इज नो वरी ऑफ टैक्स। प्लीज गो अहेड। चलिए, बिल्कुल टैक्स की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मुकेश पटेल साहब ने कहा कि आप बहू जो आने वाली बड़ी खुशनसीब होंगी कि अभी से आपको चिंता इस बात की कि उनके ऊपर टैक्स की देनदारी तो नहीं बन रही है। अगले कई सारे कॉलर हमारे पास हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने लिया है लोन तो एक साथ क्या आप टैक्स छूट ले सकते हैं, बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, एक मामला ये आ रहा था कि आप प्रॉपर्टी जब कोई रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो कई सारे खर्चे होते हैं, क्या उस पर टैक्स क्लेम ले सकते हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं गुजरात के वडोदरा से, अक्षय शाह साहब। पहले उनसे जान लेते उनका क्या सवाल है। अक्षय जी, क्या सवाल है आपके? सर नमस्ते, मैं अक्षय शाह बोल रहा हूँ वडोदरा से। नमस्ते। सवाल ये है, मुझे अपने दोस्त की लड़की को उसकी शादी पे $5000 गिफ्ट देनी है। किसी ने मुझे बताया कि ऐसी गिफ्ट पर इंडिया में टैक्स लगता है, क्या ये सच है? अगर टैक्स लगता है तो कितना लगेगा? आप थोड़ी सहायता करें। बिल्कुल अक्षय भाई, आपका ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक्चुअली समझ लीजिए कि 5 जुलाई 2019 के पहले आपको ये 5000 क्या $50,000 की गिफ्ट भी आपके कोई एनआरआई नॉन रिलेटिव जो रिश्तेदार नहीं है उसको आपको भेजनी होती थी, तो उस पर कोई टैक्स की लायबिलिटी इंडिया में नहीं थी। पर ये एक लूप होल था और इसलिए आयकर विभाग ने ये देखा कि भाई इसको प्लग करने की आवश्यकता है। तो 5 जुलाई 2019 को जो बजट निर्मला जी ने पेश किया उसमें ये अमेंडमेंट किया गया कि आप अगर आउट ऑफ इंडिया किसी को भी गिफ्ट भेजते हैं तो उसको आप सेक्शन 56(2)(10) की तहत उसको टैक्सेबल इनकम के दायरे में गिना जाएगा और उस पर आपको सेक्शन 195 के तहत रेड विथ सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आपको 30% का टीडीएस, माना गिफ्ट भेजने वाले को, क्योंकि यहाँ स्वीकार करने वाला तो नॉन रेजिडेंट है, यूएस में है, उसको तो इंडिया गवर्नमेंट टैक्स वसूल नहीं कर सकती है। इसलिए आप जो भेज रहे हैं उनको जो अमाउंट, मान लीजिए आप $50,000 भेजना चाहते हैं तो 30% के हिसाब से $15,000 आपको यहाँ टैक्स में जमा कराने पड़ेंगे और बाकी 35,000 ही रेमिटेंस जा पाएगा।
तो ये आपको ख्याल रखना है। इसमें खाली एक्सेप्शन क्या है कि मान लीजिए आप अपने कोई भी रिलेटिव, आज फादर मदर है, अपने कोई बेटे बेटी को या भाई बहन को जो माना 56(2) के दायरे में रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, उनको भेजते हैं तो टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। पर नॉन रिलेटिव को भेजते हैं तो ये सेक्शन 9 में डीम्ड तब इनकम वहां है, पे आपको इसलिए टैक्स की देनदारी बनती है। बिल्कुल। मुकेश जी, हमें लगता है कि अगला सवाल ले लेते हैं। ये वडोदरा से अक्षर साहब को आपने अच्छे से बता दिया कि नॉन रिलेटिव है तो वहाँ पे टैक्स की देनदारी बनेगी, रिलेटिव है तो टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी। इससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे वो था प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को लेकर के कई सारे सवाल आ रहे थे कि प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में जो कई सारे चार्जेस खर्चे होते हैं, तो वो क्या खर्चे पर हम क्या कोई टैक्स क्लेम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल लक्ष्मण जी, सेक्शन 48 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है, वो कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, टैक्सेबल कैपिटल गेन्स से डील करता है। तो जैसे आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ख्याल में लेते हैं तो आपके सेल कंसिडरेशन में से आपको ये जो सेल करने के लिए जो भी आवश्यक खर्च है वो आपको सब डिडक्शन मिलता है। मान लीजिए स्टैंप ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फीस है, लीगल एक्सपेंडिचर है और ब्रोकरेज है। इतना ही नहीं, मान लीजिए कोई एनआरआई है, उसकी यहाँ प्रॉपर्टी है गुड़गांव में और वो अमेरिका से यहाँ दिल्ली आना उसको जरूरी है क्योंकि रजिस्ट्री करानी है, तो आने जाने का उसका प्लेन फेयर, यहाँ 1-2 दिन का रहने का उसका होटल एक्सपेंडिचर, ये भी डिडक्शन हो सकता है। मान लीजिए आपकी कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है, हाँ समझ गया, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। हाँ रेंटेड बताएं, रेंटेड प्रॉपर्टी में क्या बता रहे थे आप? रेंटेड प्रॉपर्टी है और आपको बेचनी है और जो आपका टेनेंट है वो प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं। तो कई बार ऐसे टेनेंट को आप कुछ कॉम्पेंसेशन दे के प्रॉपर्टी खाली कराते हैं जिसके कारण आप उसका सेल कर सके, तो ये टेनेंट को कॉम्पेंसेशन भी आपको डिडक्शन के तौर पे लक्ष्मण जी मिल सकता है। तो बहुत अहम बात आपने बताई, कई सारे खर्चे, और ये सारे खर्चे तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, इस पर भी आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं। एक अगले कॉलर हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, ये मोहाली से श्रीदेवी देसाई जी, बताएं क्या सवाल है आपके? हाँ जी, नमस्कार मुकेश भाई। मेरा सवाल है, मेरा बेटा है, वो हायर स्टडी के लिए विदेश में पढ़ रहा है, उसके लिए मैंने एजुकेशनल लोन ली थी। तो अंडर सेक्शन 80E मुझे इंटरेस्ट डिडक्शन का फायदा मिल रहा है। अब मेरी बेटी के लिए भी मुझे अभी एजुकेशनल लोन लेनी है, तो इसके लिए भी मुझे इंटरेस्ट डिडक्शन का दुगना फायदा मिल सकता है? लक्ष्मण जी क्या लगता है आपको? श्रीदेवी जी, आपके लिए सरकार तो इतनी कंजूस है कि शायद देना नहीं, डबल डिडक्शन भी बिल्कुल पॉसिबल है एंड दिस इज कंप्लीट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। समझिए, सेक्शन 80E को जब आप क्लोजली रिव्यू करते हैं तो एक तो उसमें कहीं भी ये नियंत्रण नहीं है, उसमें इतना लिखा गया है कि टैक्स पेयर हिमसेल्फ या उसका स्पाउस माना पति पत्नी या उनका कोई भी चाइल्ड माना चाइल्ड में सन डॉटर, उसमें ऐसा नहीं है केवल एक ही व्यक्ति के लिए आप कर सकते हैं। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर। तो श्रीदेवी जी के लिए सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि उनके बेटे का जो डिडक्शन है जब से शुरू हुआ 8 साल के लिए वो इंटरेस्ट मिलेगा। बेटी के लिए भी लोन लेते हैं तब से लेके 8 साल के लिए उनको डिडक्शन मिलेगा। और लक्ष्मण जी, सबसे बढ़िया बात ये ख्याल में रखनी है कि 80 is one of those few sections under the 80 family जहां there is no restriction in terms of the maximum deduction that you can get। अब मान लीजिए बेटे बेटी दोनों का लेके आपने 1 करोड़ रुपए की लोन ली है और 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपको 10 लाख रुपए का डिडक्शन भी बेझिझक मिल सकता है। ये बहुत राहत की बात है। मुझे लगता है श्रीदेवी देसाई जी को बड़ा सुकून मिला होगा कि वो दोनों पे टैक्स क्लेम कर सकती हैं। चलिए, ये सारी बातें थी इनकम टैक्स से जुड़ी हुई। अब बारी आ चुकी है जीएसटी से जुड़े सवाल लेने की।
जीएसटी के मोर्चे पे जयपुर से एक सवाल हमारे पास आया है दिलीप अग्रवाल जी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दिलीप जी बताएं क्या सवाल है आपके। हाँ नमस्ते सर मुकेश जी। मैं नमस्कार सर यहाँ ट्रेडिंग करता हूँ जयपुर में, मेटल की ट्रेडिंग का काम है मेरा। अब जी। मेरे को जीएसटी वालों ने पिछले साल मार्च महीने में जब लॉकडाउन था तो कुछ लोगों ने रिटर्न नहीं भरी थी समय पर, और गवर्नमेंट ने भी उसमें रिलीफ दिया था कि आप रिटर्न को सितंबर तक के लिए एक्सटेंशन दिया था लास्ट डेट उसकी भरने की। अब उसमें आईटीसी मिसमैच हो रहा है, तो यहाँ पे जीएसटी वाले मेरे को परेशान कर रहे हैं और उन्होंने 10 लाख रुपए का मेरे ऊपर डिमांड निकाल दिया है कि आप उसका जीएसटी मिसमैच का इंटरेस्ट का 10 लाख रुपए का डिमांड निकाल दिया है कि आपका जीएसटी तो सबने पेमेंट कर दिया आगे पीछे करके, परंतु बोला कि जो लेट हुआ है तो उसका 10 लाख रुपया इंटरेस्ट बनता है तो वो आप जमा करो। अच्छा, अब आपके लिए दिलीप जी मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ऐसे जो नियमानुसार आईटीसी क्रेडिट जो आपके फॉर्म में दिखती है वो उस महीने के लिए आप उसके आधार से क्लेम कर सकते हैं। उसमें एक रिलीफ का एक स्पेशल प्रोविजन ये भी है कि 5% की प्रोविजनल क्रेडिट भी आप ले सकते हैं। जैसे कोई एक क्रेडिट आपके अकाउंट में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, आपको अगले महीने वो दिखने वाली है, पर उसका भी आप जो है 5% अमाउंट उसी महीने में आप ले सकते हैं। तो दैट इज अ लिटिल कुशन। पहले 20% था, फिर उसको घटा के 10 और करंटली इट इज 5। पर आपका जो मुख्य प्रश्न ये है कि आपसे ये लोग मार्च एंड तक का जो ब्याज वसूल कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने अपनी लायबिलिटी समय सर अदा कर दी है, एक महीने के लिए ही अगर मिसमैच रहता है तो आपको केवल एक महीने का 1.5% के हिसाब से ब्याज देना चाहिए। ये मार्च तक का जो ब्याज आपसे वसूली की जा रही है, मेरे ख्याल से ये गलत है। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो आप जो ग्रीवेंस है, या तो इवन प्राइम मिनिस्टर्स जो सीपी ग्राम है उसके तहत आप अपनी शिकायत दर्ज करके, मुझे लगता है इसके अलावा जीएसटी के भी कई सारे कंज्यूमर ग्रीवांसेस रिड्रेसल पोर्टल बने हुए हैं जीएसटी में भी, आप वहां भी इनकी शिकायत कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका मामला नहीं सुलझता है तो आप हमें लिखिएगा, हम लोग आपकी बात ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कोरोना की वजह से अगर आपका कारोबार ठप हो गया है तो कैसे फाइल करें जीएसटी और इनकम टैक्स के रिटर्न। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टैक्स गुरु में, और आप हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। अगला सवाल लेते हैं मुकेश जी मुंबई से, जो कि सुरेश केडिया जी का है, फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। सुरेश जी बताएं क्या उलझन है आपकी। जी सर जी नमस्ते। सर जी मेरा कुछ प्रश्न था कि वित्त वर्ष 2021 में कोरोना की वजह से सारा बिजनेस टोटल ठप हो गया था और कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं होने की वजह से कोई भी टर्नओवर नहीं हुआ था, तो क्या इस दौरान इनकम टैक्स और जीएसटीआर भरना अनिवार्य है, और यदि है तो उसको कैसे हैंडल करें? बिल्कुल। एक तो आपको केडिया जी ये ख्याल में रखना है कि जब तक आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी के रिटर्न्स भरने आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आपको रिटर्न भरना बंद करना है कोई भी कारण से तो आपको रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना होगा। इनकम टैक्स में थोड़ा फर्क ये है कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, क्योंकि आपका ये प्रोप्राइटरशिप है, तो आपको रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रिटर्न भरने से मुक्त रह सकते हैं। उससे ज्यादा तब रिटर्न भरना पड़ेगा, उसकी अलग अलग तारीखें सरकार ने ऐलान की हैं, उसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। मुकेश पटेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का बेहद आसान भाषा में और काफी गहराई में जाकर जवाब देने के लिए। और दर्शकों से यही कहूंगा कि उनके पास कोई भी सवाल हो, जीएसटी जुड़ा हुआ, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, तो वो हमें लिख भेजें tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार।